हो गया? यस, हाँ, हेलो स्टूडेंट। जैसे अपन कल क्लास में बात कर रहे थे साइक्लोट्रॉन की, एक सर्कुलेटर एसिलेटर के बारे में बात कर रहे थे, और सर्कुलर एसिलेटर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस आई थी सिंक्रोनिज्म की, और वो सिंक्रोनिज्म में जो कंडीशंस है वो कहाँ मैच नहीं हो पाती है कि हायर रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, मतलब मल्टीपल एसिलेशन के द्वारा जब वेलोसिटी इज टेंस टू सी, मतलब हायर स्पीड में चली जाती है, तो उस कंडीशन में रिलेटिविटीज इफेक्ट के कारण जो मास है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस फॉर्मूले से आप जानते हो। इसकी वजह से सिंक्रोनिज्म कंडीशन है वो क्या हो जाती है, डिसमैच हो जाती है। अब डिसमैच होने का मीनिंग ये हुआ कि प्रॉपरली टाइम पर उस गैप में वो आयन बीम इंजेक्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो प्रॉपरली एसिलेटेड नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन को अपन मैचिंग करने के लिए या सिंक्रोनिज्म कंडीशन को फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, दो ऑप्शन है अपने पास। वो जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला था आपके पास, इज द प्रोपोर्शनल बी एंड एफ, जो बी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मास एम। तो मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज रखने के लिए अपन क्या करें, B और M को इस टाइप से चेंज करें कि अपने पास B की वैल्यू को डिक्रीज कर, M की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है तो B की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, M की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो B को भी डिक्रीज करते हैं, तो रेशियो ऑफ द M और B इज द सेम, देन F इज द स्टेबलाइज। तो इस कंडीशन को गेन करने के लिए दो ऑप्शन है, बाय द चेंजिंग ऑफ V एंड बाय द चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी F। मास m आल्सो भी चेंज होगा, ठीक है। तो अपन इन दोनों में चेंजिंग दो मेथड से करते हैं कि मान लो B इज द स्टेबलाइज, बट बाय चेंजिंग इन द F वी कंट्रोल द रिलेटिविटीज इफेक्ट ऑफ मास। दिस टाइप साइक्लोट्रॉन इज नोन द सिंक्रोट्रॉन साइक्लोट्रॉन, ठीक है। दूसरी टाइप का सिंक्रोट्रॉन करेंगे, वो सिंक्रोट्रॉन बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बस स्टेबलाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो किसी अपन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, तो किस मेथड से करते हैं। एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी जो कैपेसिटिव सर्किट, वेरिएबल कैपेसिटेंस अप्लाइड करके अपन उसको क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, एक स्पेशली सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बनाया गया जिसके द्वारा 100 ऑर्डर में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पॉजिटिव प्रोटॉन या हीलियम बीम गेन की गई। हाँ, इलेक्ट्रॉन आल्सो बी नॉट एसिलेटेड बाय दिस सिस्टम, बट इस सिंक्रो बीटाट्रॉन इज आल्सो फॉर्म ऑफ द सिंक्रोट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एसिलेटेड किया गया। तो मैं बात कर रहा हूं सिंक्रोट्रॉन का प्रिंसिपल, मैंने बता दिया कि बाय चेंजिंग ऑफ frequency alternative source the gain the synchronism condition, but also be difference in the construction of synchrotron with respect to cyclotron। उसमें दो डीज थी, इसमें एक सिंगल डीज फॉर्म होता है, ठीक है, वो होलो डीज है। तो वो डीज को अपन ने हाफ डीज, केवल एक पार्ट हाफ डीज रखा है, ठीक है। इसके ऊपर जबकि इसका पूरा पार्ट ये है, यदि अपन दूसरी पार्ट की डीज करें तो अपने पास ये आएगा, लेकिन ये ओपन फ्री स्पेस है। टोटल इज पैक्ड इन द वैक्यूम ट्यूब, मतलब इस पूरे सिस्टम को कहां पैक कर रखा है, वैक्यूम ट्यूब में। लेकिन ये जो लोअर हाफ डीज पार्ट है वो फ्री स्पेस है, जबकि ये मेटेलिक हॉलो डीज पार्ट है, ठीक है। इस मेटेलिक डीज पार्ट को किसी एक अल्टरनेटिव सोर्स ऐप के द्वारा, इसका दूसरा पार्ट इज द ग्राउंडेड, मतलब ग्राउंडेड के रेस्पेक्ट में इसको क्या गया, ऐड किया गया है, ठीक है। इसके साथ में एक कैपेसिटर सी ऐड किया गया है, ठीक है। कैपेसिटर सी के द्वारा इसकी अपन फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, वेरीज कर सकते हैं। तो अपने पास है, इसको एरो का निशान भी लगा देते हैं, मतलब वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इस कैपेसिटेंस के द्वारा इस पर जो अप्लाइड जो वोल्टेज है वो क्या होगा, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में चेंज होगा।
यहां पर क्या करते हैं, आयन बीम को देखो इस डीज में किस टाइप से है, एक स्लिट इंजेक्शन के लिए आयन बीम इधर से इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको अपन को एसिलेटेड करना है, चाहे प्रोटॉन बीम हो सकती है, हीलियम बीम हो सकती है, ठीक है, लिथियम आयंस हो सकते हैं, ठीक है, आयंस बीम, जिसको अपन को इस मेथड के द्वारा हायर एनर्जी गेन करनी है। तो देखिए इस डीज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डीज एक अप्लाइड कर देते हैं, बी मान लो क्रॉस कर दिया, ये पूरे पर है, यहां पर भी है, ठीक है। देखो ये डीज के जो एंड्स हैं वो एक स्पेशल सेम प्रॉपर्टी पर रहेंगे, सेम पोलरिटी पर रहेंगे, मान लो प्लस पोलरिटी पर रहेगा, एक बार नेगेटिव पर, हाफ टाइम के बाद में इसकी पोलरिटी चेंज होगी दोनों एंड्स की। लेकिन बीम दो बार इसमें एसिलेटेड होंगे या वन टाइम एसिलेटेड होंगे, तो ये वन टाइम एसिलेशन होंगे। मान लो जैसे आयन बीम जाएगी इस डीज के अंदर, किसी पाथ के अंदर, मान लो कि हॉलो डीज है, मैं एक बार इसको इंटरनली हाफ सर्किट का मतलब 3 डायमेंशन में इस टाइप से हॉलो डीज है, तो इसमें आयन बीम जाएगी अपने इस एंड के ऊपर से पास, यहां मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वापस में इंजेक्ट होगी, ठीक है। यहां आयन बीम का जो पाथ है वो कंटिन्यूसली एसिलेटेड होगा, कैसे, ड्यू टू द डीज पार्ट पोलरिटी, ठीक है। तो इस डीज पार्ट पोलरिटी के कारण अगेन जो यहां पर साइक्लोटिंग जो अपने पास होगी स्पाइरल पाथ के अंदर आयन बीम है वो क्या होगा, एसिलेटेड होगा। अब देखिए इसमें अपन इंजेक्ट का जो पाथ है मैंने यहां ऊपर से ले लिया, इंजेक्ट पार्ट पहले लोअर पाथ में स्पाइरल पाथ में वो बार बार स्पॉट दो, इसमें ऐसा होता है यहां 2 डिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, डिफ्लेक्टर प्लेट होती है, से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर प्लेट, डिफ्लेक्टर प्लेट वो क्या करती है, एक मैग्नेटोस्टैटिक डिफ्लेक्टर प्लेट, मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर प्लेट, जिनके द्वारा आप आयन बीम को पाथ से रिमूव कर सकते हैं या पाथ में स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई भी आयन बीम है उसको लीनियर या कर्व में किसी टाइप में अपन उसको मतलब रिमूव या पाथ से अपन इंजेक्ट या पाथ से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो आयन बीम को अपन किसी एक रिफ्लेक्टर के द्वारा मान लो कि अपने पास इंजेक्ट बीम यहाँ स्पॉट में आ गई, ये एसिलेटेड बीम आ गई यहाँ, ठीक है। देखो एक डीज थी अपने पास, हाफ डीज थी, हाफ पार्ट फ्री स्पेस था, उसमें 2 डिफ्लेक्टर जरूर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर और मैग्नेटोस्टैटिक डिफ्लेक्टर, जो आयन बीम को अपन रिक्वायर्ड पाथ स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं और इंजेक्ट एसिलेटेड बीम को आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो आयन बीम इसमें इंजेक्ट होगी, डीज के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड से रिवॉल्व करेगी, हाफ प्लेट के बाद में जैसे पोलरिटी चेंज होगी अपने पास एसिलेशन होगा, फिर इस एंड पर आएगी फिर एसिलेशन होगा, तो बार बार इंजेक्शन एसिलेशन हो गए, जिसके पाथ को स्टेबलाइज करने के लिए 2 डिफ्लेक्टर लगा रखे हैं और डिफ्लेक्टर में एक फाइनाइट मैक्सिमम एनर्जी गेन होने के बाद में उसको क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, एक स्पॉट उसको बोलते हैं बूस्ट, मतलब स्पॉट के रूप में एक मतलब कहते हैं मतलब एक नैनो टाइम के लिए एक हाई एनर्जेटिक बीम इंड्यूस होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है, ना तो साइक्लोट्रॉन में कंटिन्यूस नहीं होती है कि एक आयन बीम है उसको एक्सीलरेटर होने में टाइम लगेगा, तो पर सेकंड 1000 पार्टिकल्स इन माइक्रोसेकंड ऑर्डर में 1000 पार्टिकल का स्पॉट बीम आएगी, फिर बाद में रस्ट जाएगी। तो कंटिन्यूस एसिलेटेड बीम नहीं है, एक स्पॉट या रस्ट के रूप में अपने पास आयन बीम इसमें इंड्यूस होती है। तो इसमें क्या चेंज किया, केवल सिंक्रोनिज्म कंडीशन को, रिलेटिविटी इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए वेरिएट फ्रीक्वेंसीज को सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसका मैथमेटिकली अपन इसके रेडियस आर की मैक्सिमम पाथ कितनी डिसाइड करें और उसकी हाई एनर्जी गेन कितना होगा, सिंक्रोसाइक्लो सिंपल सा है, एक न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है अपने पास, यहाँ मैं एक बेसिक टाइप में आपको बता रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही QB/N, सेम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है कल जो अपने साइक्लोट्रॉन में इंड्यूस किया था। यहां पर
मैं रिलेटिव इफेक्ट को इंड्यूस करने के लिए सी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो एम बी सी स्क्वायर अपॉन ये रिलेटिविटीज एनर्जी ई का फॉर्मूला आ गया। ऐसा मास एम रिलेटिविटीज है, इसमें फिक्स नहीं है, रेस्ट मास नहीं है, रिलेटिविटीज मास है। तो टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी ई को चाहे फ्रीक्वेंसी अपने एफ के टर्म में अपने फॉर्मूले लें, चाहे अपन ई को फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ई इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपने इसको यूज करना चाहें तो अपने पास एफ का जो फॉर्मूला क्यू वी सी स्क्वायर के प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ठीक। अपन इसमें रेडियस और पाथ स्टेबलाइजेशन को सेट करने के लिए क्या करते हैं कि अपने पास फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो मैं आपको उसको एक रेडियस आर, मैक्सिमम रेडियस आर का एक साइक्लोट्रॉन के लिए जो रिलेशन होता है वो आर इजकल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है, वेर एम इज द रिलेटिव, देन एम इज द मोमेंटम, पी इज द क्यू, पी इज द मोमेंटम, आल्सो बी रिलेटिविटी इज मोमेंटम। तो रिलेटिविटीज मोमेंटम की वैल्यू रिलेटिविटीज एनर्जी के टर्म में फाइंड करनी है तो अपन को स्टेबलाइज रेडियस आर से इसकी हायर एनर्जी का एक्सपेंशन आ जाएगा। मतलब आपको डीज की रेडियस दे दी जाए और पूछे कि अब इसमें हाईएस्ट कितनी काइनेटिक एनर्जी का जो आयन बीम है वो प्रोड्यूस होगा, तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इन दोनों को, जो अपने पास एक रेडियस आर का मोमेंटम पी में है और एक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एफ का अपने पास फॉर्मूला है। देखो एक रिलेटिविटीज रिलेशन है एनर्जी में मोमेंटम में, ई स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी फोर, ठीक है। तो मोमेंटम पी इजकल टू ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी अपन अंडरूट में ले लें इसको, पहले अपन एनर्जी इको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नेट कर दें, ई इजकल टू के प्लस एम नोट सी स्क्वायर लिख दें, के प्लस एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सप्रेशन खोलें, के स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी फोर माइनस 2k एम नोट सी स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर अपॉन सी स्क्वायर, तो कैंसिल, इसमें के ऊपर वाले में कॉमन आ जाएगा, देखो वैल्यू पी की निकाल रहा हूं, यहां देखो पी स्क्वायर इजकल टू चल रहा है, दो टर्म कैंसिल हो गई, के कॉमन आ गया, तो के प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर ऊपर, ठीक, अपॉन सी स्क्वायर, मतलब पी इजकल टू अंडरूट के प्लस के ब्रैकेट के प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर। तो अपने पास जो मोमेंटम P है इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो रेडियस R इजकल टू आ जाएगा के प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडरूट अपॉन क्यू बी, ठीक है। एनर्जी ई का एक्सपेंशन चाहिए अपन को कि आर रेडियस का यदि डीज हो तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी कितनी गेन होगी वो निकालना चाहते हैं। तो देखो मैक्सिमम एनर्जी ई के लिए डेरिवेशन अपने पास स्टार्ट वाला ले लें अपन, चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ए बराबर एम बी सी स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है। तो यहां E इजकल टू
क्यू बी सी स्क्वायर अपॉन एफ। यहां से अपन पास रेडियस आर के टर्म में बी की वैल्यू रख दें कि मैं इस एक्सटेंशन बी को यहां ले जाऊं तो अपने पास आर यहां आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करें यहां, मतलब क्यू बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यू बी इजकल टू आर के टर्म में आ गया, यहां क्यू बी है अपने पास। देखो सी स्क्वायर एफ तो अपने पास पहले ही है, ठीक है, और नीचे अपने पास आ जाएगा एक आर, ठीक है, और एक आ जाएगा सी, अंडरूट हटा दें, और ये अंडरूट में रह जाएगा के प्लस एम नोट सी स्क्वायर, चाहे एक सी पावर कैंसिल कर दो, मतलब सी अपॉन एफ आर अंडरूट के प्लस एम नोट सी स्क्वायर। ये अपने पास मैक्सिमम गेन एनर्जी बाय आयन पार्टिकल इन सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, जो न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर आप सोल्व कि आर रेडियस दे दी जाए तो अपन इस फॉर्मूले से उसकी क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब काइनेटिक एनर्जी ई को वापस अपन काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकालना चाहें तो फिर इसको यूज कर सकते हैं। इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के प्लस एम नोट सी स्क्वायर। अब के वाला एक्सपेंशन एक जगह लेके अपन इसकी टोटल के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सपेंशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिंक्रोट्रॉन, ये सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन था और एक आता है सिंक्रोट्रॉन। तो सिंक्रोट्रॉन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लाइड पोटेंशियल फील्ड इज सेम, और फिर उसमें सिंक्रोनिज्म कंडीशन गेन करके हायर एनर्जी के एसिड बीटाट्रॉन, इसका एक एग्जांपल जो एक अलग ही प्रिंसिपल वर्क करता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को बीटाट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एसिलेटेट करते हैं, सिंक्रोट्रॉन का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके अंदर एक शॉर्ट नोट के रूप में आती है फेज स्टेबिलिटी और फॉक्सिंग, जो लीनियर एसिलेटर में भी आती है। तो मैं तीन चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो शॉर्ट नोट के रूप में कभी आपको थ्योरेटिकल एग्जाम कंपटीशन के बेसिस पे भी पूछा जाता है, और अपने यहां एक बेसिक जो ब्रीफ टॉपिक के रूप में पूछा जाता है, फॉक्सिंग। जो पहले अपन केवल फॉक्सिंग के बारे में देख लेंगे, फॉक्सिंग की प्रॉब्लम अपने पास साइक्लोट्रॉन या एसिलेटर के अंदर क्यों इंड्यूस होते हैं, किसी भी टाइप के एसिलेटर में फॉक्सिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो डाइवर्जेंस या डिफ्यूजन गैस का डिफ्यूजन होना एक अपनी प्रॉब्लम है। जैसे अपन किसी चैम्बर में इंजेक्ट करते हैं, गैस डिफ्यूज हो जाती है, तो अपन स्लिट का यूज करते हैं लीनियर बीम प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे अपन देखा वहां कि आयंस बीम को या किसी भी, जैसे अपन मान लो फिजिकली अपन ह्यूमन सिस्टम के लिए कर लें, तो ह्यूमन सिस्टम में मान लो कि लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बॉडीज आर द वेट टू इंटर इन गेट इनसाइड द चैम्बर। एक गेट के ऊपर 100 टाइप ह्यूमन्स हैं, बॉडी वो खड़ी है इंटर होने के लिए। तो जैसे जैसे स्लिट का गेट खोलेंगे, गेट खोलते ही उनका कहेंगे लाइन चेन के अंदर इंटर होना है, फिर भी नहीं हो पाते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम है, ये एक नेचुरली प्रॉब्लम है कि अपन कहें लाइन इन सीक्वेंस गोइंग टू द सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस डिस्टर्ब हो ही जाती है, आगे जाके डाइवर्स हो ही जाती है। तो आयनों में भी एक रैंडमली प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव करते करते अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्लिट में से निकालते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। तो अपन चाहते हैं कि फॉर द परफेक्ट मल्टीपल एसिलेशन के लिए बीम शुड बी द लीनियर या शुड बी लीनियरली इंजेक्ट द गैप। जैसे अपन साइक्लोट्रॉन में बात करें कि साइक्लोट्रॉन में फॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि जो अपने पास आयन बीम है वो एक पाथ में स्पाइरल पाथ हो, एक जैसे यहां से आयन बीम हुई तो स्क्वायर पाथ प्लेन में होना चाहिए। मान लो प्लेन से ऊपर नीचे हो गया तो वो अपने डीज के वाल से कोलिजन करके अपने एनर्जी डिस्टोर कर देगा, तो वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो प्लेन से अप और डाउन उसकी डाइवर्जेंस जो प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि वो फॉक्सिंग नहीं होगी उस प्लेन में, वो बीम उसी प्लेन में नहीं रहेगी, तो उसकी एनर्जी अपन परफेक्टली गेन नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम एनर्जी गेन नहीं कर पाएंगे। लीनियर एसिलेटर में है कि वो एक्सियल के अलोंग सारे पार्टिकल मल्टीपल एसिलेशन में एक ही लाइन के ऊपर चलते रहने, थोड़ा डाइवर्ज हो गया तो हो सकता है वाल से कोलिजन, डिफ्यूज ट्यूब के वाल से कोलिजन करके अपने एनर्जी को लॉस कर दे। तो ये फॉक्सिंग कहते हैं इसको, कि अपन आयन बीम को स्टेबलाइज ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट में
फाइंड करना चाहते हैं, फेज स्टेबिलिटी भी निकालना चाहते हैं। फेज स्टेबिलिटी सिंक्रोनिज्म से कंडीशन होती है, वो अलग टाइप होता है। लेकिन फॉक्सिंग उसको फाइनाइट पाथ में क्या करना, गाइड करना, फॉक्सिंग कहलाता है। साइक्लोट्रॉन में सेम प्लेन में रखना, और दूसरा लीनियर एसिलेटर में लीनियरली टू एक्सिस रखना। ये दो टाइप के फॉक्सिंग अपन को लीनियर एसिलेटर और सर्कुलर एसिलेटर के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन इनको ऑटोमेटिकली सिस्टम में इस टाइप का एक फेनोमेना होता है जिसके द्वारा उसमें फॉक्सिंग ऑटोमेटिकली गेन हो जाती है, फिर भी परफेक्टली नहीं होती। इसलिए अपन थ्योरेटिकली एनर्जी और प्रैक्टिकली एनर्जी में काफी डिफरेंस होता है। देखिए मैं आपको पहले रेडियल फॉक्सिंग की बात करते हैं। पहला पॉइंट है रेडियल फॉक्सिंग। अरे किस में होता है, इन लीनियर एसिलेटर। ठीक है, लीनियर एसिलेटर में लीनियर फॉक्सिंग, जो रेडियल फॉक्सिंग नाम देता है, वो रेडियल फोर्स के द्वारा उसमें क्या होता है, फॉक्सिंग होती है, इसलिए वो रेडियल फॉक्सिंग कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के दोस्तों मैग्नेटिक फॉक्सिंग कहते हैं, साइक्लोट्रॉन में होती है। अब देखिए लीनियर एसिलेटर में क्या होती है, डिफ्यूज ट्यूब होती है। जैसे मान लो एक पार्ट का ये पार्ट आ गया, दूसरी डिफ्यूज ट्यूब का ये, हाँ लेंथ अलग होती है, वो अपन अलग बात है, दो गैप होते हैं। थोड़ा और ब्रॉड आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं, वो जो ट्यूब्स है उनका साइज टाइप से है। एक डिफ्यूज ट्यूब के सामने दूसरी डिफ्यूज ट्यूब ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक पर पोलरिटी पॉजिटिव है तो एक पर नेगेटिव है, या इस पर पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव है। एसिलेशन आयन पार्टिकल को बीम करते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी, वैसे भी इन्फाइनिटली टू प्लेट्स आर नियर क्लोज ईच अदर। यदि इस कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस उसके एरिया से बहुत कम है, उसके एक्सटेंडिंग साइड से, तो अपन लीनियरली मानते हैं कि लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन जो गैप है वो उसके क्रॉस सेक्शन से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो कर्वड हो जाती है इस टाइप से। ठीक है, बीच में अपने पास स्टेटर, इलेक्ट्रिक लाइन से इस टाइप से कर्व्ड होती है फाइनाइट गैप के ऊपर। यदि अपन गैप को एक फिजिकली पैरामीटर पर रखें तो देखो यदि एक लीनियर होती तो इलेक्ट्रिक फोर्स केवल लीनियरली एक्सियल लगता, जो एक्सियल फोर्स कहते हैं। लेकिन जैसे इस पॉइंट पर बात करें, अपन इसको दो पार्ट में बात लें, ये हाफ सर्किल डिवाइस, ये हाफ रीजन और ये अदर हाफ रीजन। ये पॉजिटिव रीजन मान लो हाई एसिलेशन है, ये बाद में लो एसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई से लो है, या एसिलेशन यूनिफॉर्मली हो रहा है नैनो टाइम तक, लेकिन थोड़ा सा वेरीज होता है। कभी अपन थ्योरेटिकली अपन ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्टली यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है, थोड़ा वेरिएशन होता है। तो हाफ डिस्टेंस तक एसिलेशन होने से उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। इस एरिया में हाफ पार्ट में उसकी स्पीड थोड़ी कम रहती है, दूसरे में स्पीड ज्यादा रहती है। तो पासिंग टाइम इंटरवल, ट्रेवलिंग टाइम इंटरवल, इस हाफ पहले वाले हाफ रीजन का मान और दूसरे वाले का पासिंग टाइम इंटरवल T2 है, तो T2 इज द वेरी लेस टू T1, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। तो मतलब इसका इफेक्टेंस ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट एक करें, एक अपन रेडियल कंपोनेंट, एक एक्सियल कंपोनेंट। मतलब फोर्स का ये एक्सियल कंपोनेंट है, ये मान लो कि रेडियल कंपोनेंट। तो आयन बीम पर एक तो एक्स की तरफ फोर्स लगेगा, और इधर की बात करें तो भी देखो अपने पास एक फोर्स रेडियल और क्या लगेगा एक्सियल, मतलब एक्सियल और FR रेडियल। मतलब जो फर्स्ट हाफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस है उसके अंदर दो रेडियल फोर्स है, वो उसकी एक्स के अलोंग लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली फॉक्सिंग हो जाएगी। यानी बीम जब डायवर्ज होगी तो भी उसको क्या हो जाएगी, एक्स की ओर, अपना एक्स की ओर फोर्स करना चाहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जब अपन दूसरे पार्ट में जाएं
तो यहां देखो दो फोर्स ऊपर, अच्छा फार अवे, रेडियल वाला फार अवे में लगेगा और एक एक्सियल लगेगा। यहां के ऊपर भी वही रीजन होगा, एक्सियल और रेडियल। तो अपन सेकेंड जो हाफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस है उसमें अपन आयन जो बीम है वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, जबकि पहले वाले रीजन में कन्वर्ज होगी। अपन इंटरेस्ट है फॉर द कन्वर्जिंग, तो मतलब हाफ रीजन में तो कन्वर्जिंग हो जाएगी, लेकिन अदर जो नेक्स्ट वाले हाफ पार्ट में डाइवर्जिंग हो जाएगी। लेकिन ये जो डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग के रेस्पेक्ट में कम होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेवलिंग टाइम इंटरवल इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो ऑटोमेटिकली फोकसिंग गेन हो जाता है। यहां आपने एक्सटर्नली कोई सेटअप नहीं किया, यहां ऑटोमेटिकली ही फोकसिंग हो गया अपनी किसी खुद की कोई वर्किंग प्रोसेस के द्वारा। इसको बोलते हैं रेडियल फोकसिंग इज गेन इन द लीनियर एक्सीलरेटर। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं कि दो ड्रिफ्ट ट्यूब सेल्स के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड्स इस कर्व्ड टाइप में होता है। तो कर्व्ड टाइप के कारण उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक रेडियल कंपोनेंट, एक एक्सियल कंपोनेंट। तो एक्सियल तो उसको एक्सेलरेशन करता ही है, रेडियल इसको डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है। तो लोअर हाफ डिस्टेंस में बिफोर या फर्स्ट इनिशियल हाफ डिस्टेंस में जो रेडियल फोर्स है वो उसको एक्सियली कन्वर्ज करता है, और सेकंड हाफ ट्रेवल डिस्टेंस में एक्सियली फोर्स उसको डाइवर्ज करता है, लेकिन रिजल्टेंट कन्वर्जिंग रहती है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग टाइम इंटरवल ज्यादा होता है डाइवर्जिंग टाइम इंटरवल से, क्योंकि इसकी स्पीड एक्सीलरेशन से बढ़ जाती है यहां के बजाय, इसलिए टाइम शॉर्ट होने से डाइवर्ज इतना इफेक्ट नहीं हो पाता जितना कन्वर्ज है, इसलिए रिजल्टेंट कन्वर्जिंग फोकसिंग हो जाती है। ये लीनियर एक्सीलरेटर में रेडियल फोकसिंग का थ्योरेटिकल और डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फोकसिंग। मैग्नेटिक फील्ड फोकसिंग जो किस में होता है, सर्कुलेटर में होता है। सर्कुलेटर एक्सीलरेटर में होता है, सर्कुलर एक्सीलरेटर बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फोकसिंग कैसे होती है वो ऑटोमेटिक, उसको अपन थोड़ा सा वेरिएशन, अपन परफेक्टली मैग्नेटिक फील्ड को अपन यूनिफॉर्मली अप्लाइड भी नहीं कर सकते, उसकी ज्योमेट्री भी इस टाइप से सेट की जाती है कि उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फोकसिंग हो। तो सर्कुलेटर एक्सीलरेटर में क्या होता है कि अपन चाहते हैं कि आयन बीम का जो स्पाइरल पाथ है वो एक प्लेन में रहना चाहिए, मतलब अप डाउन में नहीं जाना चाहिए। जैसे इसी प्लेन में एक्सीलरेटर रेडियस बढ़नी चाहिए, लेकिन इसी प्लेन में, ऐसा नहीं कि अपन इस टाइप मतलब बोर्ड जो अपना प्लेन है इस प्लेन के अप या डाउन डायरेक्शन में चले जाए, तो क्या हो जाएगा, वो डीज की जो वॉल से कोलिजन करके अपनी एनर्जी डिस्टोर कर देगा। तो इसके लिए स्टेबलाइजेशन के लिए ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड फोकसिंग करता है इसको। कैसे? कि इसके ऊपर दो मैग्नेटिक फोर्स लगने चाहिए। जैसे एक मैग्नेटिक फोर्स स्टेबल प्लेन में रहता है तो रेडियल फोर्स लगता है जो इसको स्पाइरल पाथ में रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। लेकिन रेडियल मैग्नेटिक फोर्स के अलावा जब अपन पाथ से डिफ्लेक्ट होता है तो उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फोर्स और अप्लाइड हो जाता है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बना लेता है। तो एक डायरेक्शन में फोर्स यदि परफेक्टली कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है तो फोर्स भी इसके परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन मैग्नेटिक कोई पार्टिकल थोड़ा सा डाइवर्ज होकर इसे मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल थीटा बना लेगा तो मैग्नेटिक फोर्स के भी इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसको रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे, एक दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब इस प्लेन के अप या डाउन कंडीशन में होगा। तो अपन मैग्नेटिक फोकसिंग ऑटोमेटिकली कैसे होगी कि अपन जब अपन जो डीज है, डीज के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं वो दो मैग्नेट के द्वारा करते हैं। ठीक है, एक नीचे की ओर मैग्नेट होती है,
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, अपने नेचुरली हो तो, या परमानेंट जो नेचुरली मैग्नेट्स के पार्ट पोलर्स हैं एन और पी, तो उनके एंड्स को शार्प बनाया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो प्लेन है उसमें तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइंस के रूप में हो, जैसे एन पोल एस पोल, बट उसके एंड्स के ऊपर इस टाइप से होना चाहिए, होगा एटॉमेटिक बल्ब्स के इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन से हैं। मतलब यहां के कंपैरिजन में यहां मैग्नेटिक फील्ड लेस भी है, डिक्रीजिंग पार्ट भी है, ताकि एंड्स पर ये मैग्नेटिक फॉक्सिंग का काम करता है। ये जब अपन डेफिनेट जो अपन बीटा ट्रोप में एक डेफिनेट लगाते हैं, डेफिनेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड करते हैं उसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाते हैं तो अपन इस टाइप से सेट करते हैं कि सेंटर पर मैक्सिमम और टुवर्ड टू एंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर अबाउट 4% या 5% डिक्रीजिंग पार्ट होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, परफेक्ट मैग्नेटिक फॉक्सिंग, मतलब वो जो आयन बीम है वो अपने स्टेबल प्लेन में ही एसिलेटेड होती है। यदि इससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है अप या डाउन तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के द्वारा रेस्टोरिंग फोर्स लगता है और उसके द्वारा अपने पथ में वापस इंजेक्ट हो जाता है। तो मतलब मैग्नेटिक फॉक्सिंग साइक्लोट्रॉन के अंदर एक प्लेन में स्पाइरल करने के लिए ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के नेचर से, जो अपने एंड्स के ऊपर कर्व टाइप आता है। और अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं तो इस टाइप से सेट कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की एंड्स के ऊपर जो रेट डिक्रीज है वो सेंटर के कंपैरिजन में स्मॉलली डिक्रीज होनी चाहिए, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉक्सिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड फॉक्सिंग आल्सो बी गेन इन बीटाट्रॉन, जिसका बेसिक यही रहेगा। उस पर भी डोनट जो अपने एक डोनट बनाई जाती है वलयाकार, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वलय के डोनट वलय से ट्यूब कह सकते हैं, एक साइकिल की ट्यूब या ट्यूब आती है डोनट से सर्कुलर वलयकार होती है, उस ट्यूब के अंदर अपन प्लेन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को इस टाइप में लगाते हैं कर्व में, ताकि उसका मैग्नेटिक फॉक्सिंग प्लेन में, मतलब बीम है एसिलेटेड हो तो उसी सेम प्लेन में रहे। तो बीटाट्रॉन में साइक्लोट्रॉन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड फॉक्सिंग रिक्वायर्ड होती है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की कंस्ट्रक्शनली ऐसे करते हैं कि सेंटर के बजाय एड्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, कर्व टाइप प्लेन, इसके द्वारा ऑटोमेटिकली प्लेन में ही एसिलेटेड होता है। ठीक है, एक होती है फेज स्टेबिलिटी एंड आल्सो वी गेन द पाथ स्टेबिलिटी। पार्टिकल को अपन एक पाथ में स्टेबलाइज करना, स्टेबल ऑर्बिट में चाहते हैं, तो फेज स्टेबिलिटी होना जरूरी है। तो फेज स्टेबिलिटी को कैसे समझते हैं? तो अपने पास फेज स्टेबिलिटी कहां पर गेन होती है? साइक्लोट्रॉन में भी होती है, अपने पास लीनियर एसिलेटर में भी होती है, हर पाई के एसिलेटर में। क्यों? जहां पर अपन अल्टरनेटिवली पोटेंशियल यूज करते हैं वहां पर फेज होगा, क्योंकि फेज का मीनिंग अल्टरनेटिवली फील्ड से ही है। जैसे वेव है, वेव में अपन फेज को डिफाइन करते हैं बाय मींस यू फेज। जैसे वेव है, दिस इज द वेव, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ द वेव, नॉट इज द वेव। वेव का कोई पूछे वेव कैसी होती है तो ऐसी होती है, ये तो एक डिस्प्लेसमेंट कर्व है, नेचर है उसका, किस टाइप से वो जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट में मोमेंटम में इस टाइप से वेरीज होता है। कभी वेव का शेप ऐसा नहीं होता, वेव अपनी फिजिकली सीन नहीं की और कभी पूछे तो भी इस जवाब नहीं होता वेव का शेप ऐसा होता है। ये डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, न कि द वेव शेप कि वेव की शेप ऐसी होती है। ठीक है, हाँ, पल्स जो अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो उसका डिस्प्ले करते हैं तो इस शेप में आता है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करता है। फेज का मतलब ये है जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहां तक, 0 से T तक, ये हाफ टाइम पीरियड होता है। तो यहां फेज 0 से लेकर 2π तक चेंज होता है एक सर्किल में। फेज की वैल्यू कितनी चेंज होती है? 0 से 2π तक। यहां कितना होता है फेज? π/2। यहां कितना होता है? पाई। यहां 3π/2, यहां 2π। एक कंप्लीटली फेज शिफ्ट इन वन साइकिल इज द 2π। ठीक है, तो अपन इनिशियली जैसे कोई मान लें कि वेव इनिशियल फेज इज द 45, तो इसका मतलब है कि इनिशियली वेव 45 का जो यहां जहां पर भी बनता है वहां से वेव स्टार्ट होगी, ये होता है इसका मतलब। पाई से है तो मतलब यहां से वेव स्टार्ट होगी, ये होता है मतलब फेज का। तो अपन चाहते हैं फेज स्टेबिलिटी,
तो फेज की एक साइकिल अल्टरनेटिव पोटेंशियल वेव शेप इसमें है, मतलब इसका नेचर ऐसा है कि यहाँ हाई वोल्टेज अप्लाई करता है पॉजिटिव, इस कंडीशन पर आएगा तो लोवेस्ट नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करता है, यहाँ जीरो करता है, यहाँ जीरो करता है, यहाँ जीरो करता है, यहाँ एक मैक्सिमम मीट करता है। तो अपन क्या चाहते हैं, फेज स्टेबिलिटी से अपना मीनिंग क्या है, अपन चाहते हैं कि हर टाइम के मल्टीपल एसिलेशन होते हैं, एक बार एसिलेशन होता नहीं, तो अपन ये चाहते हैं कि हर एसिलेशन में, हर जो रिपीटेड एसिलेशन होता है उसके अंदर सेम पोटेंशियल से एसिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो अपन 3 वोल्ट वाले पर जब पहला मल्टीपल एसिलेशन 3 वोल्ट पर हुआ एसिलेशन, तो आगे वाला नेक्स्ट वाला 3 वोल्ट पर होना चाहिए, नेक्स्ट वाला भी 3 वोल्ट पे, और 3 से कम या ज्यादा होगा तो सिंक्रोनिज्म कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए अपन को फेज स्टेबिलिटी की रिक्वायर्ड होती है फॉर द परफेक्ट मैच या हाई एनर्जी गेन करने के लिए। तो इसको अपन इस ग्राफिकली मेथड से फेज स्टेबिलिटी की ऑटोमेटिक गेन होती है, किसके द्वारा, वो उसके अंदर जो कंडीशन होती है जैसे रेडियल फॉक्सिंग हुई, मैग्नेटिक फॉक्सिंग हुई, तो ऐसे स्टेबिलिटी फॉक्सिंग भी होती है, फेज स्टेबिलिटी भी होती है। और फेज स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही डोनप बीटाट्रॉन के अंदर अपन एक हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैं इसका ब्रेड टाइप में बना लेता हूं, ठीक है। ये पार्ट मान लें कि टाइम t बराबर 0 के ऊपर इसका एसेलेशन यहां होता है, वोल्टेज V नोट पर, मैक्सिमम यहां है, मैं V मैक्सिमम लिख देता हूं इसको, V नोट में आप कंफ्यूज नहीं हो, कि मान लें कि V नोट वोल्टेज पर एसेलेशन होता है t नोट टाइम पर, ठीक है। वो t नोट का कोई फेज है, टाइम है, टाइम के साथ ही ग्राफ है। मान लो एक सर्किल कंप्लीट होके वापस अपने पास उसी सर्किल की पोजीशन को अपन ऐसे सेट करते हैं कि वो सेम वोल्टेज गैप पर यहां पर दोबारा पार्टिकल T1 आए, T1 में टाइम, इतना टाइम मैच होना चाहिए कि वो पूरा सर्किल एक कंप्लीटली वेव से T1 पर आना चाहिए। तो थर्ड की भी अपन एक्सेप्टेशन ऐसा ही करते हैं कि वो T नोट पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। परफेक्टली सिंक्रोनिज्म नहीं होने से एक बार पार्टिकल V1 से यहां मान लो कि T1 V1 से एसिलेटेड हो जाता है, एक सर्किल में वो मान लें कि T2 V2 से एसिलेटेड हो जाता है, जबकि अपन चाहते हैं V नोट से ही सारे हर सर्किल के अंदर V नोट पोटेंशियल से ही एसिलेशन होना चाहिए। लेकिन अपन देखो ऑटोमेटिकली रेस्टोरिंग फोर्स की तरह, एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। मान लेते हैं अपन चाहते हैं एक सर्किल में तो V नोट से एसिलेटेड हो गया, दूसरे सर्किल में मान लो कि वो V2 से हो गया, पहले अपन फॉरवर्ड की देते हैं, तो कम वोल्टेज से हुआ तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम बढ़ेगी, और कम स्पीड बढ़ेगी, ये स्पीड कम रह गई, तो उसको उस सर्किल को पार करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो जैसे V2 से मतलब T नोट से T2 ज़्यादा टाइम पर पहले वो एसिलेटेड हुआ, तो दोबारा भी वो V2 से ज़्यादा टाइम के ऊपर और एसिलेटेड होगा, फिर और इंक्रीज करेंगे तो फिर और टाइम पर चला जाएगा, तो ये करते करते 0 पे आ जाएगा। कि मान लो पहले वोल्टेज V नोट से एसिलेशन था, तो V नोट स्पीड थी, अब V नोट स्पीड से इसको टाइम जो अपन परफेक्टली साइक्लोज न करके थोड़ा सा ज्यादा लगा एक साइकिल से, तो T2 टाइम पर आया। तो अब की बार इसका जो एसिलेशन है वो पहले की कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है, तो एसिलरेशन यदि कम हुआ है तो स्पीड पहले की कंपैरिजन में कम इंक्रीज हुई है, और कम इंक्रीज हुई है तो वो उसको उस पाथ तो वही सेम है उसका, तो उस पाथ का इंक्रीज भी पाथ रेडियस हो गई, रेडियस भी एसिलेशन से बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में उसका सिंक्रोनिज्म कंडीशन ये न होके स्टेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होके वो 0 स्टेट पे पहुंच जाता है, एसिलेशन स्टॉप हो जाता है। लेकिन बाद में यदि और इंक्रीज 0 के बाद में तो सेम टाइम में सिंक्रोनिज्म नहीं हो तो नेगेटिव स्टेट में भी जा सकता है, लेकिन वो अपने पास रेस्टोरिंग जो फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स है, या जो अपन पाथ की स्टेबलाइजेशन अपन करते हैं फोक्सिंग के द्वारा, या अपन चेंजिंग बाय द फ्रीक्वेंसी या चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, उसको वापस अपन उसी पाथ T नोट पर लेके आते हैं। वो फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो इसीलिए करती है।
कि अपन को उसको इतना वेरीज करना होगा कि पहले V2 पर चला गया तो इतना वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कम कर देगी, वो वापस V0 वाली T0 कंडीशन पर आ जाए। तो हमेशा एसिलेशन एक ही टाइप की वोल्टेज से होता रहे तो यूनिफॉर्मली स्क्वायर पाथ के अंदर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो मतलब सेम टाइम T के ऊपर सेम वोल्टेज हाइट के ऊपर एसिलेशन की प्रोसेस को फेज स्टेबिलिटी कहते हैं, और जिसको अपन अप्लाइडिंग फील्ड के या वेरिंग फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अपन इसको सेम फेज के ऊपर एसिलेशन कराने को अपन फेज स्टेबिलिटी कहते हैं। ये अपने पास एक सॉर्टिंग टाइप था। मैं आपको छोटा सा एक बीटाट्रॉन के बारे में और बता देता हूं। तो सिंक्रोट्रॉन, जैसे साइक्लोट्रॉन सिंक्रोट्रॉन होता है, मगर बीटाट्रॉन का एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो बीटा ऐसे इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है और वही सर्कुलर पाथ, लेकिन इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडे, मतलब किस प्रिंसिपल पर ऑपरेट होता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ जनरेट कराया जाता है और उस ईएमएफ से इलेक्ट्रॉन में एनर्जी एक्सेलरेटेड होती है, ठीक है। तो मेथड थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। क्या होता है सिंपल सा, किसमें डॉपनट एक सर्कुलरली पाथ होता है, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, जैसे अपन ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर के रूप में वर्क करता है इसमें, लेकिन इसमें प्राइम एक ही कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल नहीं होती। मतलब कॉइल में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने से ईएमएफ जनरेट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इस डोनप में अपने पास इस पाथ के अलोंग सर्कुलरली एक ईएमएफ जनरेट करवाते हैं। उस ईएमएफ से क्या होता है, इसके अंदर एक विंडो या अपन एक इंजेक्शन पाथ रखते हैं, बीम, इलेक्ट्रॉन बीम को इंजेक्ट करते हैं इस पाथ पर, ठीक है। एक डिफ्लेक्टर के द्वारा आफ्टर द एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन बीम को वहां मल्टीपल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन में कंप्लीटली एक्सीलरेशन होना जरूरी है, मल्टीपल सर्कुलेशन बाद अगेन एक फाइनाइट स्टेट तक एनर्जी लास्ट फाइनाइट रिक्वायर्ड एनर्जी तक इसमें एक्सीलरेशन मतलब रोटेशंस रिपीटेड रोटेशन करवा के इसको एनर्जी गेन की जाती है। तो अपन इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्टर प्लेट के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बीम गेन कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है, जिसको अपन मैग्नेटिक फॉक्सिंग वाली कंडीशन रखते हैं। उसमें पहले मैंने बताया कि उसका जो शेप वो इस टाइप का रखते हैं कि यहाँ जो साइड में है डोनप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो साइड में क्या होनी चाहिए, कर्व टाइप में होनी चाहिए, ताकि वो एक सेम पाथ में स्टेबल रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जब इस कॉइल के अंदर फ्लो करें, डोपनट है ये अपने पास इस वलयाकार से एक ट्यूब की तरह, ठीक है। ट्यूब अपने साइकिल ट्यूब, मोटरसाइकिल ट्यूब आती है, उसमें हवा भरते थे, एक डोपनट होलो ट्यूब बन जाती है, पाथ बन जाता है। उस पाथ के ऊपर एक कोइल्स बॉन्डेड होती है। अब उस कोइल के अंदर जब अल्टरनेटिव पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और वो ईएमएफ अलोंग टू द डोनप पाथ होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीम का पाथ है तो डोनप पाथ है, इसके अलोंग ही ईएमएफ जनरेट होगा। तो मल्टीपल सर्कुलरली एक्सीलरेशन के द्वारा हाई एनर्जी गेन करके स्पॉट गेन कर लेते हैं। ये इसका एक मेन प्रिंसिपल है। फैराडे का इंडक्शन लॉ क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो रेट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नेगेटिव साइन इज द इंड्यूस इज ऑपोज टू ऑफ इंड्यूस सोर्स, अपने इंड्यूशन के सोर्स का ऑपोज करती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन के बेसिस पर अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास इस डोनप की एक्सप्रेशन को ठीक है कि अपने पास फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ये है कि किसी कॉइल से
ये अपने पास इंडक्शन कोयल्स हैं, जो अपन पास एक थर्मल कोयल होती है, उससे लिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपन चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और वो ईएमएफ माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रेट के इक्वल होता है। इसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ईएमएफ की डेफिनेशन अलग होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, और नहीं ये फोर्स भी नहीं होता है, नहीं तो ये फोर्स होता है। ये क्या होता है कि यूनिट चार्ज को, ईएमएफ की डेफिनेशन है कि यूनिट चार्ज को उस पाथ के अलोंग कैरिंग आउट करने में जितना मैग्नेटिक फील्ड या सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होता है उसको कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज। मतलब एक टाइप से इसकी डायमेंशन होती है वोल्ट, तो वोल्टेज की डेफिनेशन जो होती है यूनिट चार्ज, मतलब वोल्टेज की डेफिनेशन होती है V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यू एल, लेंथ के साथ और ले लो तो E अपॉन एल ले लो, V अपॉन एल होता है तो E की जगह मैं L से मल्टीप्लाई कर दूंगा वोल्ट पर मिनट। तो मतलब यूनिट चार्ज को, क्योंकि फोर्स के अंदर डेफिनेशन दें तो अपन यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स को अपन पूरे पाथ पर कैरिंग आउट करने में जो वर्क डन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इज द वर्क डन, तो एक पोटेंशियल वर्क डन ही होता है, उसको कहते हैं ईएमएफ। तो यदि अपने पास ईएमएफ है तो अपने पास उस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। मान लो इसकी रेडियस ऑफ द डॉट ऑफ विस्ता आर है तो 2 पाई आर पूरी डिस्टेंस हो गई, एल की मान 2 पाई आर है। यहां ईएमएफ डॉल में अपने पास है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस बाय द इंड्यूस ईएमएफ, इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 पाई आर इंटू ईएमएफ वोल्टेज। तो अब नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के लिए बताता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अपने पास मैं लिख देता हूं डेल फाई एम अपॉन डेल टी, वो नेगेटिव साइन तो अपने डायरेक्शन को बताता है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डोनर पर कितनी होगी 1/2 पाई आर डी फाई अपॉन डी टी, वो अपनी इसकी डेफिनेशन के बेसिस पर नोट कर दी। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा ई, फोर्स भी निकाल लिया अपने, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स। तो फोर्स में कितना वर्क डन होता है, कितनी एनर्जी गेन करेगा वो अपन निकाल सकते हैं। तो इस बीटा ट्रॉन का मैंने फिजिकल डेफिनेशन बताई, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी इसी टाइप से अपन एनर्जी गेन करने तक करते हैं कि एक बीटा ट्रॉन एक साइक्लोट्रॉन का इंप्रूव्ड फॉर्म में है, इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, बट दिस ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे इंडक्शन लॉ। फैराडे इंडक्शन ईएमएफ डॉनट के अंदर जो अपने पास सर्कुलर ट्यूब की तरफ पाथ होता है उस पर कोयल के द्वारा एक ईएमएफ जनरेट किया जाता है। उस ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रॉन हो सकता है सर साउंड, वो उस पर डिपेंड करता है डायरेक्शन पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लाइन के पाथ के इलेक्ट्रिक फील्ड की कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक्सीलरेटर, बाद मल्टीपल एक्सेलरेशन के द्वारा पाथ में लास्ट नंबर ऑफ रोटेशन के बाद में मैक्सिमम एनर्जी गेन इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्ट बाय द प्लेट इन द बीम फॉक्स, एक स्पॉट के रूप में आता है। इसमें भी कंटिन्यूस करंट नहीं आती, लेकिन फेज स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रखा है, इसको रोटेशन कराने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की कोइल्स प्लेन के परपेंडिकुलर जो उस कर्व टाइप में एक पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बार बार राउंड करके सेम एनर्जी हायर एनर्जी गेन करके एक्सेलरेटेड कर लेते हैं। ये एक बीटा ट्रॉन का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो अपन आज एक बीटा ट्रॉन, इसके बाद में एक प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, क्या आज तो हाई एनर्जी जो गेन की गई है वो सिंपल सा आप पढ़ लेना कि प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का भी आपके सेकेंड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स की थर्ड ईयर जो बुक है उसके अंदर आपको सर कंप्लीट डिवीजन है। अपने यहाँ एक लीनियर एक्सीलरेटर के बारे में और साइक्लोट्रॉन के बारे में थोड़ा सा एक फ्रीक्वेंसी बेसिस क्वेश्चन आता है, उसके बारे में एक्सीलरेटर कर लिया। मैं कल एक नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करूंगा कि सिंपली वन डे ग्राफ एक्सीलरेटर, क्रॉफोर्ड ऑसिलेटर या टैंडम एक्सीलरेटर जो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेटर्स हैं उनका वर्किंग और उनका जो अपने पास जो अपना आउटपुट है उसमें क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन और कराएंगे। इसके बाद में अपना एक एक्सीलरेटर
और डिटेक्टर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।